तो ये क्लास 9th का 1 जून यानी कि सोमवार का वीडियो है, ऑनलाइन क्लास है 1 जून सोमवार। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे और पढ़ेंगे बायोलॉजी। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैथ स्टार्ट करते हैं। मैथ में देखो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं, ये रहा। हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पढ़ रहे थे। ठीक है, 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, 2 हो गया था, 3 भी आई थिंक पूरा हो गया था, और 4 में भी 4 का क्वेश्चन नंबर 1 करा दिए थे, 2 करा दिए थे, 3 और 4 भी हो गया था। 4 का क्वेश्चन नंबर 5 होगा, 6 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहे हैं। इसका शून्य ज्ञात करना था, बहुत आसान था। 4 का 5 नंबर क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर क्या है, पी एक्स बराबर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, ये इधर मिलेगा ना, पी एक्स बराबर 3x। 5 नंबर क्वेश्चन ये है। 6 नंबर क्वेश्चन इसका देखो, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पी एक्स बराबर ए एक्स, पी एक्स बराबर ए एक्स, पी एक्स बराबर ए एक्स। ठीक है, इसमें कुछ शर्त भी दिया हुआ है क्या, वो तो कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें दिया हुआ है। इसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि जहां ए जो है वो 0 नहीं आना चाहिए, किसी भी हालत में ए का मान 0 नहीं आना चाहिए। वेयर इज ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। और 7वां नंबर भी इसमें प्रश्न है। वो प्रश्न क्या है इसमें, 7वां नंबर प्रश्न है, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी। ये है पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस में डी। इसमें भी कुछ कुछ कंडीशन लिख दिया हुआ है। कंडीशन क्या है, जैसे कि सी बराबर 0 नहीं होना चाहिए और सी डी वास्तविक संख्या है। ठीक है, इसको भी छोड़ो, नेक्स्ट। उतना ही आ जाएगा हमारा आंसर। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसका वैल्यू निकालेंगे। गुणनखंड निकालना है, बताए थे गुणनखंड निकालने के, सॉरी शून्य के निकालना है। क्या करेंगे, इसको शून्य के बराबर कर देंगे। हल्ला मत करो, शून्य के बराबर करेंगे तो क्या होगा, 3 गुना होता जाके भाग में x बराबर 0/3। 0/3 का आंसर कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, 0। x का मान आया 0, इधर शून्य निकल गया इसका। नेक्स्ट इसका देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ ax, तो x बराबर कर देंगे 0। ठीक है, यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो x बराबर हो जाएगा, देखो a गुना होता जाकर भाग में 0/a। इसी वजह से दिया हुआ था कि a 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये 0 हो जाता, सोचो a का मान अगर 0 होता तो इसका आंसर आ जाता इन्फिनिटी, संभव ही नहीं होता। ठीक है, जिसको ये बात नहीं समझ आ रहा है, हम ऑफलाइन क्लास में और अच्छे समझाएंगे। a की जगह अगर 0 हो जाता, एक जगह 0 नहीं हो सकता। ठीक है, एक जगह 0 नहीं हो सकता, अगर 0 होता यहाँ पे तो फिर दिक्कत हो जाता तो फिर भाग ही ये नहीं लगता, अनडिफाइंड आता ये। खैर अभी फिलहाल ये लग सकता है भाग, तो इसको भाग देने पर कितना आंसर आएगा, 0। इसका भी आंसर इतना ही आ गया। नेक्स्ट सी एक्स प्लस डी, इसका शून्य निकालना है, इसके बराबर हम 0 करते हैं। देखो सी एक्स बराबर डी प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, सी गुना में उधर जाके भाग में, एक्स बराबर क्या आ गया, -d/c। ठीक है, और यहाँ साफ साफ बोल दिया क्वेश्चन में क्या, कि जहाँ सी जो है ना वो 0 के बराबर नहीं है, सी 0 के बराबर नहीं है। क्यों बोल दिया, क्योंकि जैसे सी के बराबर होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ये अनडिफाइंड आएगा, और सी डी वास्तविक संख्या ही है, ये साफ साफ बोल दिया। ये 4 का 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन है। तो इसको वीडियो को रोको, अभी जल्दी से उतार लो, इसको उतार लिया चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको मिटा दे क्या, एक मिनट। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे ये खत्म हो गया एक्सरसाइज। अब अगले एक्सरसाइज पर आते हैं। अगले एक्सरसाइज जाने से पहले हमें भाग पहले समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा भाग दिया हुआ है। अब ये कैसे भाग हम लोग लगाएंगे ये समझो। भाग सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना भाग सीखे नहीं हो सकता। इसमें भी डायरेक्टली अलग ढंग से दे दिया गया, इसमें से भाग ही नहीं बोल रहा है, इसमें भाग दे करके शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन सभी से भाग दे करके हमें शेषफल ज्ञात करना क्या होगा। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए शेषफल एक और विधि आता है, जिससे हम लोग डायरेक्टली शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। बहुत आसान विधि होता है, वो कैसे हम लोग निकालते हैं, हम लोग उसी आसान विधि का ही फॉलो करके यहाँ शेषफल निकालेंगे। लेकिन फिर भी हम भाग तो बताना ही पड़ेगा, 1-2 भाग देख लो। आज का थ्योरी हम लोग ऐसा वाला भाग सीखने में ही लगा देंगे। क्लास में हम बता चुके थे ऐसा वाला क्वेश्चन कि x में किससे गुना करेंगे तो x के पार में 3 आ जाएगा। तो बताया था ना कि x के पार में 2 से गुना करेंगे तब ना 1 और 2 होकर 3 हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, इस ढंग का क्वेश्चन हो चुका, बस ऐसा ही क्वेश्चन चाहिए। भाग अगर सीखना है, बस इतना सा आना चाहिए तुमको, भाग आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन लिखते भाग का, बहुत आसानी से बन जाएगा।
मान लो लिखा हुआ है एक्स प्लस 5, ठीक है, और ये लिखा हुआ है 3x², ठीक है, प्लस 17x प्लस में 10, ऐसा लिखा हुआ। इनको हमें भाग देना है, ठीक है, बहुत आसानी से भाग दे सकते हैं। इसको ध्यान से समझना कैसे भाग देते हैं। देख के किसी को जटिल लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी जटिल नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझना, सीखना इस चीज़ को। ये भाग है, इस भाग को कैसे बनाएंगे, तो नियम ये है भाग देने का, ऐसा वाला ध्यान से सीखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 10th में भी काम आएगा। ये भाग हो सकता है किसी को समझ में ना आए, ये ऑनलाइन क्लास में समझ में आ जाएगा, देखो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ जाएगा। तो यदि अगर समझ में किसी को नहीं आता है तो घबराना नहीं है, इस विधि का यूज़ ना के बराबर होगा, हम दूसरा विधि बताएंगे, बस इसका यूज़ कैसे इसलिए हम बता रहे हैं। तो समझ में नहीं आएगा अगर, तो हम जब आएंगे, घर आएंगे तो एक बार फिर से बता देंगे ऑफलाइन क्लास में, तब तो समझ में आएगा ही आएगा। तो देखो कैसे भाग लगाते हैं, पहले ये वाला संख्या देखते हैं और जिससे भाग लगा रहे हैं उसका पहला संख्या देखते हैं कि इस संख्या में कितना से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। सोचो x में किससे गुना करें तो 3x² आ जाएगा, तो x में पहले तो 3 से गुना करेंगे तब 3 आएगा, और साथ में x से भी गुना करेंगे तब देखो x गुना x तब हो जाएगा x², यानी x में कितना से गुना करेंगे 3x² आ जाएगा 3x से, तो x में 3x से गुना करेंगे इतना आ जाएगा। बस इतना ही तुमको ख्याल रखना है कि इस संख्या में, पहला संख्या में जिससे भाग लगा रहा है तुम, पहला संख्या में कितना से तुम गुना करेगा तो आ जाएगा तुम्हारा इतना, जो पहला वाला अंक है, बस इतना सोचना है। तो तुम ही सोचो x है, x में किससे गुना करेंगे तो 3x² आ जाएगा। तो पहली बात देखो, नहीं कुछ तो इसके गुना में 1 होगा, अगर 3 लाना है तो 3 से पहले गुना करना ही पड़ेगा, साथ में अगर x² लाना है तो यहाँ देखो x पावर में 1 है, यहाँ x से गुना करना पड़ेगा तब ना 1 और 1 जुट के x² हो जाएगा। तो बात समझ में आया, इसी वजह से यहाँ पे 3x बार में लगा, जिससे गुना करने पे इतना आ जाएगा उतना बार में लगाएगा। तो x को 3x बार में लगाया, x को 3x से गुना करने पे कितना आ रहा है 3x²। अब नियम क्या है, बगल में जो ये दिख रहा है उसको भी गुना करा देना, ये बगल में 5 दिख रहा है, 5 को भी से गुना कर देगा, 5 तिया कितना 15x, 5 तिया 15x, बात समझ में आ गया। और चिन्ह भी गुना कराना, ये 5 प्लस में 3x भी प्लस में, प्लस गुना प्लस प्लस। अब क्या करना है, ऐसे लाइन खींच देना है। अब यहाँ पे ना चिन्ह चेंज होता है घटा में, क्यों होता है बाद में बताएंगे कभी, ऐसे समझो चिन्ह अभी चेंज होता है। ये प्लस में प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस में प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस आता है प्लस हो जाता है। अब इसका चिन्ह प्लस में 3x², ये माइनस में, अलग अलग चिन्ह, ये तो घट गया, कट गया पूरा। 17x प्लस में 15x, पहले प्लस में था लेकिन चिन्ह चेंज हो गया, क्या हो गया माइनस में। 17x में से 15x जाएगा तो कितना बचेगा 2x बचेगा। फिर अब कुछ नहीं हो सकता है, बगल में क्या है 10, 10 को यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। देखो x को सोचो, अगर x में, अब यहाँ तक हो गया हमारा, अब कुछ नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे x है और यहाँ क्या है 2x है, सोचो x में किस अंक से गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा। पहले देखो यहाँ प्लस है ना, तो प्लस है तो यहाँ भी प्लस देंगे, 2x प्लस में इसलिए प्लस में। x में किससे गुना करेंगे तो 2x आएगा, तो x में सिर्फ अगर खाली हम 2 से गुना कर दें, x में खाली 2 से गुना कर देंगे तो 2x आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो x गुना 2 2x, ठीक है, प्लस गुना प्लस प्लस, 5 दूनी 10। अब चिन्ह चेंज होता है पता ही है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया ये भी कट गया, शेषफल कितना आ गया 0, और हमारा आंसर आ गया इतना, ठीक है। और समझ में आ रहा क्या, नहीं सर समझ बिल्कुल नहीं आया, ये क्या बता दी पता नहीं, कोई बात नहीं, डोंट वरी, टेंशन मत लो। एक और हम बताते हैं, एक में समझ नहीं है तो दूसरा में आएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा, किसी में नहीं समझ आए तो हम खुद ही आएंगे वहाँ जब गाँव तो समझाएंगे। फिर भी देखो इधर एक और क्वेश्चन, जैसे मान लो लिखा हुआ है x प्लस मान लो 4, इसको हम भाग दे रहे हैं 7x², ठीक है, प्लस मान लो 31x प्लस 12, ठीक है, इससे भाग दे रहे हैं। तुम सोच कर देखो, सबसे पहले यहाँ x है और यहाँ क्या है 7x², x में किससे गुना करेंगे 7x² आ जाएगा, तो 7x से, x में जब 7x से गुना करेंगे तब ना आ जाएगा 7x², तो पहला वाला काम हो गया, x में 7x गुना किया 7x² है। अब बगल में जो संख्या है उसको भी गुना कर देना, बगल में क्या है 4, 4 को 7x से गुना करेंगे, देखो पहले प्लस गुना प्लस, ये हो गया प्लस, 4 सत्ते 28x, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बोलते हैं, चिन्ह को चेंज करते हैं यहाँ पे, तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये भी घट गया। 31x में से 28x जाएगा, कितना बचेगा 3x, ठीक है, इतना बचेगा 3x, क्या बचेगा प्लस में, क्योंकि 31 प्लस में, प्लस में क्या होगा यहाँ पे उतर जाएगा, यहाँ पे 12, 12 यहाँ से उतार 30 में। अब यहाँ प्लस है, चूंकि 3x के बाद प्लस है इसलिए यहाँ भी देंगे प्लस, ओके। अब यहाँ पे देखो x में किससे गुना करेंगे 3x आएगा, x में खाली 3 से गुना कर देंगे 3x आ जाएगा, तो x दिया 3x और बगल में प्लस गुना प्लस प्लस, 4 तिया 12,
ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस ये कट गया, ये भी कट गया। ठीक, आई होप कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो फिर तो समस्या है, भारी समस्या। देखो एक और एग्जांपल ले रहे हैं। एक मिनट एक मिनट, ये क्या हो गया, मिटा रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ। मान लो 5x² प्लस में 37x, या मान लो रहने दो इतना ही, 5x² प्लस 37x एक मिनट, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। सक्सेसफुल वाला भी तुम लोग को नहीं देना है, अरे आसान वाला ही देंगे तुमको। वेट वेट वेट, 34x प्लस में 24। चलो इसको भाग देते हैं। तो x में किससे गुना करेंगे, 5x² आएगा तो 5x वाला, तो x गुना 5x, 5x²। बगल वाला को भी गुना करते नियम है, प्लस गुना प्लस, पहले तो प्लस 6 पचे 30x, ठीक है। और ये अब घटा देंगे, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये भी घट गया, इसमें से ये घटा, ये कितना आ जाएगा 4x, प्लस में कितना यहाँ उतर गया 24। अब यहाँ चूंकि प्लस है इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस। अब x गुना 4, x गुना 4 क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। x में 4 से लगाएंगे तब ना 4x आएगा, तो x में किससे गुना करते 4x आता तो 4 से, तो इसलिए 4 और होगा, x गुना 4 4x, 6 गुना 4 6 चौक 24, और प्लस गुना प्लस प्लस, ये माइनस माइनस ये भी कट गया, ये भी कट गया, इसका आंसर 0 हो गया। आंसर इतना आया, शेषफल इतना आया। ऐसे इसमें हम लोग भाग लगाते हैं, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट नहीं है। लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट ये वैसा भी डिफ़िकल्ट नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हैं, ठीक है। तो बस इतना सा ध्यान रखना है तुमको कि अगर मान लो ऐसा रहता, एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, सपोज अगर ऐसा रहता कि यहाँ पे मान लो यहाँ आ जाता ऐसा, ठीक है, रुक जाओ, तुम भाग लगा रहा था, यहाँ पे आ जाता जैसे मान लो 7x² माइनस में 28x, मान लो ऐसा आता फॉर एग्जांपल के लिए, तो क्या हो जाता है, यहाँ प्लस है तो प्लस है तो यहाँ माइनस होता, और यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ क्या हो जाता प्लस, प्लस होता तो फिर ये दोनों जुड़ जाता, ऐसे केस में। समझ में आ रहा है, अगर माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और मान लो यहाँ घटा करके शेषफल आया, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे माइनस में 3x, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं माइनस में 3x आएगा, इसका आएगा नहीं हालांकि, तो चूंकि यहाँ माइनस है तो इसलिए यहाँ भी माइनस ही पड़ेगा, यहाँ पे माइनस देते इस वाले जगह पे, यहाँ क्या होता है माइनस, तब जाके लगाते x या 3x, समझ में आया, तब माइनस में आता है ऐसा, ऐसे करके इसको बनाते हैं। तो ये वाला होमवर्क कुछ दे रहे हैं अभी, एक मिनट रुक जाओ, ऐसा वाला तुम लोग घर से बना करके आना, कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, कुछ उतारेगा क्या इसको, एक मिनट इसको हम मिटा रहे हैं, उतारने का ऐसे नीड नहीं पड़ेगा तुमको, होमवर्क खाली उतार लेना, घर में इसको बना लेना। कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो इसको जिसको उतारना होगा नहीं, इसको अभी वीडियो को उतार लो, हम इसको मिटा रहे हैं अभी, ठीक है। ये मिटा रहे हैं, जिसको उतारना अभी उतार लो, उतार लिया, मिटा दे रहे हैं इसको, ये गया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन लिखने दो, होमवर्क तुम्हारा ये सब हो जाएगा। जैसे पहला तुम लोग बना लेना x प्लस 7 इंटू 4x² प्लस 30x प्लस 14, फिर x प्लस 9 3x² प्लस 28x प्लस 9, ठीक है। x प्लस 6 4x² प्लस 27x प्लस 18, एक और x प्लस 12 2x² प्लस 30x प्लस 72, एंड एक और x प्लस मान लो दे देते हैं 8, ठीक है। 5x² प्लस 43x प्लस में 24। तो ये सभी कुछ होमवर्क है, इसको बना लेना, मैथ का ये होमवर्क रहा,
इसको तुम लोग घर में बना लेना। अभी अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग सीधे अब PDF ही पढ़ेंगे, जहाँ तक उस दिन बताए थे। उसके बाद हम लोग और आगे चलेंगे और इसको पढ़ेंगे। ठीक, इसको वीडियो रोक लो और होमवर्क जल्दी से उतार लो। नेक्स्ट अब हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं। ये किधर गया बायोलॉजी, ये रहा, ये तुम्हारा बायोलॉजी का बुक रहा। ये पढ़ रहे थे हम लोग जीवन की आधारभूत इकाई, आधारभूत कोई मौलिक इकाई भी बोलते, एक ही बात हुआ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये लिखा भी दिए थे ये। इसमें हम लोगों ने देखा था कि ये रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखा था। उन्होंने इसका नाम कोशिका दिया, सेल नाम दिया। छोटा छोटा प्रकोष्ठ उनको दिखा था। सेल इसलिए नाम दिया क्योंकि लैटिन भाषा में इस सेल का अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा। ये एनसीईआरटी का बुक है, पहले बता दे रही, ये जो बुक है ये एनसीईआरटी का है। ठीक है, ये कहानी बहुत छोटा सा लगता होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा एक वजह से घटना है, ऐसा बुक में बताया जा रहा है। और सच में ये सेल का खोज एक बहुत बड़ी घटना है। नहीं तो हम लोग इतना सारा चीज़ अभी जान नहीं पाते विज्ञान के दुनिया में। ये बहुत बड़ी घटना है, सेल का एक पूरा समझो डिस्कवरी, सेल के बारे में जानना हम लोग के लिए बहुत बड़ा बात है। ठीक है, तो कोशिका में हम लोग ये कोशिकाएं होती है बताए थे, ये देखिएगा प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, कोशिका के बारे में, इन संरचनाओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। पता है क्या, कोशिका झिल्ली के बारे में याद है? कोशिका झिल्ली किधर गया, इसमें कहीं तो होना चाहिए। वेट, कोशिका भित्ति पे कैसे आ गए, कोशिका झिल्ली, नहीं दिया हुआ इस पे कुछ। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ये रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, ठीक है, फिर ल्यूवन हॉक ने क्या किया था, पुरकिंजे ने क्या किया था, ये सब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। टी स्वान ने क्या किया था, एम्सलाइडन ने क्या किया था, विर्चो ने क्या किया था, ये सब उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट खोज इन्होंने किया था। इनके बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे ही। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं पहले कोशिका के संरचना के बारे में। ये मिला प्लाज्मा झिल्ली, जिसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम उस दिन तुमको बता चुके हैं कि यह कोशिका के सबसे बाहरी परत है। इसके बारे में बताए थे, एक मिनट, क्या बताए थे? ये कोशिका का सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है या अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम झिल्ली भी कहते हैं, या फिर चयनात्मक पारगम झिल्ली, यानी कुछ ही पदार्थों को चूज करके आने जाने के लिए देता है। अब क्वेश्चन ये कि कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, कोशिका से कोई पदार्थ बाहर कैसे जाता है या कोशिका के अंदर कैसे जाता है, तो ये इसका जवाब है विसरण प्रक्रिया। ठीक है, ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसके बारे में, ये विसरण की प्रक्रिया, जिसमें हम लोग पढ़े थे पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों की गति। अब ये क्या है विसरण की प्रक्रिया, इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे से। विसरण की प्रक्रिया, ठीक है, एक घटना है, केमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ेगा, जिसमें कोई भी पदार्थ जो होता है ना वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है। सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कोई पदार्थ जाता है। ठीक है, कैसा ये उच्च सांद्रता निम्न सांद्रता क्या है? ठीक है, कुछ ऐसा समझो, मान लो सपोज ये एक कमरा है, ठीक है, एक रूम है, ये एक रूम है। ठीक, अब तुम यहाँ पे खड़ा है इस रूम में, ये एग्जाम्पल के लिए मान लो इस रूम में तुम यहाँ खड़ा है और इस रूम में तुम्हारे हाथ में एक स्प्रे है। ठीक है, स्प्रे है तुम्हारे हाथ में। अब यहाँ से तुमने स्प्रे किया तो इससे निकला एक परफ्यूम। तुमने एक स्प्रे किया, उस स्प्रे से पूरा का पूरा परफ्यूम निकला, और होता नहीं है फॉग टाइप वाला स्प्रे। अभी मान लो तुरंत स्प्रे किया, अभी 1 सेकेंड ही हुआ है मात्र, या मान लो सेकेंड का आधा वाला हिस्सा, इतना तुरंत स्प्रे हो गया यहाँ तक। अब ये जब ये स्प्रे हुआ ये वाला भाग, अभी यहाँ पे परफ्यूम बहुत ज़्यादा है, परफ्यूम की मात्रा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन कमरे के अन्य भागों में अगर हम लोग देखें तो कमरे के अन्य भागों में परफ्यूम की मात्रा अभी ना के बराबर है। देखो दूसरे कलर से उसको दर्शाते हैं। यहाँ पे इस वाले जगह पे देखो परफ्यूम की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा परफ्यूम का जो मात्रा है। कमरा का अन्य भाग देखो, यहाँ पे क्या परफ्यूम अभी है? नहीं है। तो ये क्या होगा, ये फैलेगा, तब तक ये फैलेगा पूरे कमरे में जब तक कमरे में हर एक जगह पे परफ्यूम की मात्रा समान ना हो जाए, तब तक ये फैलते रहेगा। और कुछ देर में ये पूरा का पूरा ये जो परफ्यूम है पूरे कमरे में
ये पूरा का पूरा फैल जाएगा, ठीक है, फैल करके सब जगह समान हो जाएगा। कहीं भी ऐसा नहीं कि यहाँ पे खूब ज़्यादा परफ्यूम यहाँ पे कम, पूरा धीरे धीरे करके, ये समय लगेगा इसको होने में, लेकिन धीरे धीरे करके ये पूरा फैल जाएगा। तो कमरे में ये जो इत्र, इत्र मतलब होता है वही परफ्यूम, इत्र का ये जो फैलना है ये भी क्रिया किसके द्वारा होता है, विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। उसको छोड़ो, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जैसे मान लो ये पेड़ पौधा है, ठीक है, तो पेड़ पौधा में पत्तियां वगैरह लगी हुई रहती है, जैसे मान लो ये किसी पेड़ पौधे का पत्ती है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये कोई एक पेड़ पौधा है, ठीक है, ये पेड़ पौधा क्या बाहर की ओर क्या एक्सेल करेगा, ये ऑक्सीजन निकालता है प्रकाश संश्लेषण के वक्त, ऑक्सीजन को ये बाहर निकालता है, और अपने अंदर ये प्रकाश मतलब ये स्टोमाटा के द्वारा ये क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण के वक्त। ये कैसे होता है, ये भी इसी कारण से होता है, ये भी विसरण की घटना के कारण से होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा बन जाती है और बाहर थोड़ा कम मात्रा आता है, तो ये ऑटोमेटिक अंदर से बाहर की ओर आने लग जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। मतलब ऐसा समझो कि उच्च सांता का मतलब समझो कोई घना चीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब कोई बहुत ज़्यादा डेंस घना चीज़ है, घना से लेकर के कम घना जो रहेगा, ठीक है, थोड़ा विरल जो रहेगा, उसकी ओर ट्रांसफर होने लगता है कोई पदार्थ, उसकी ओर जाने लग जाता है, ऐसा होता है। ये उच्च सांता से निम्न सांता की ओर होता है, ये ट्रांसफर होता है। ये परासरण की घटना भी ऐसे ही होती है, उसमें बिलियन के साथ ये घटना होता है, ठीक है। तो परासरण की घटना में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। विसरण की घटना में भी ये गैसीय पदार्थ के साथ ज़्यादा होता है, ऐसा होता है। आई थिंक तुमको लगता है परासरण की घटना पढ़ाएंगे न, तब तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी समय है क्या, थोड़ा सा समय है अभी, पहले इसी को बता देते हैं, परासरण की घटना हम अगले क्लास में बताएंगे। तो ये विसरण के द्वारा होता है। किसी को ये समझ नहीं अभी भी कहेगा सर ये क्या बता दिए, विसरण, उच्च सांता, निम्न सांता, टेंशन मत लो, अगले क्लास में हम बताएंगे तुमको परासरण की घटना, ठीक है। आज तो समय लगेगा उसमें, अभी 21 मिनट से अधिक हो चुका, नहीं बता पाएंगे उतना। तो परासरण की घटना जो है इसके बारे में पढ़ेंगे तो तुमको शायद विसरण के बारे में पता चल जाएगा। अभी फिलहाल ऐसा समय विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ उच्च सांता से निम्न सांता की ओर गति करती है, और इसी प्रकार से इसी आधार पे पूरा का पूरा समझो गति होता है। कोशिका में भी, कोशिका जो कोशिका झिल्ली होता है ना ये, ठीक है, ये कोशिका की झिल्ली, इसमें भी गति इसी प्रकार से होता है। कोई पदार्थ अंदर आ रहा है, कोई पदार्थ बाहर जा रहा है, इसी आधार पे कोई पदार्थ अंदर या बाहर जाता आता है कोशिका झिल्ली के बाद, और कोशिका झिल्ली इसको चूज करता है, चयन करता है कि कौन सा पदार्थ अंदर आएगा, कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा, ये कोशिका झिल्ली पे डिसाइड करता है। ये इसका मन होगा तो अंदर जाने देगा, नहीं तो नहीं जाने देगा। ये काम होता है कोशिका झिल्ली का, और इसी कारण से कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम झिल्ली भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी क्लियर हो गया होगा कि कोशिका झिल्ली जो है उसमें पदार्थों का परिगमन कैसे होता है, तो विसरण की प्रक्रिया के द्वारा। क्या है विसरण प्रक्रिया, तो पदार्थ का उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर जाना, ये विसरण की प्रक्रिया है, ठीक है। अभी भी नहीं लगता उच्च सांद्रता समझ आ रहा है, ऐसे समझो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो ये ये मान लो एक पानी है, ठीक है, नॉर्मल पानी है, और ये मान लो ये पानी है, ऐसा फॉर एग्जाम्पल समझ लो। ये इसमें हम खूब ज़्यादा चीनी घोल दिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम इसमें चीनी घोल दी या कोई एक पदार्थ घोल दी, ये नॉर्मल पानी, ठीक है, चीनी या नमक कुछ भी घोल दिए। तुमको क्या लगता है इसमें जब चीनी या नमक कुछ भी घोले, इस पानी की तुलना में थोड़ा तो ये और घना हो जाएगा ना, ये चीनी बहुत सारा इसमें घोल दिए था, थोड़ा ये थिक मोटा हो जाएगा, ये घना हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, ऐसा ही, ऐसा समझो तुम। यानी कि ये हो गया ज़्यादा सांद्र, इसकी सांद्रता ज़्यादा है, इसकी सांद्रता क्या है, कम है, ये कम सांद्र हो गया एक प्रकार समझो। ये तुमको एक प्रकार से समझ में आना चाहिए, ये ज़्यादा सांद्रता हो, ये कम सांद्रता हो, ये ऐसे ही काम करता है। ये नॉर्मल पानी है, इसमें ये है। तो अगर तुमसे पूछ देंगे बताओ कि अगर दूध है, ठीक है, और एक बर्तन में पानी है, दोनों में ज़्यादा सांद्र कौन होगा, कहेगा सर दूध सांद्र होगा, क्योंकि पानी और दूध में साफ पता चल रहा है कि दूध पतला है होगा ज़्यादा, सॉरी पानी पतला होगा यानी कि कम गाढ़ा होगा, दूध पानी से ज़्यादा मोटा होगा, गाढ़ा होगा ज़्यादा, इस वजह से दूध क्या है, ज़्यादा सांद्र है, सांद्रता का यही मतलब है, ठीक है। और इसी बेस्ड पे काम करता है पूरा विसरण प्रक्रिया, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है कोई भी पदार्थ, और ये विसरण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। शायद ये विसरण की प्रक्रिया हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि तुम लोग किस किस चीज़ को समझ पाएगा, किस किस चीज़ को नहीं। अभी भी बहुत लोग विसरण की प्रक्रिया को नहीं समझ पाएगा कि ये क्या बता दिए सर, पता नहीं। हम कह रहे बार बार टेंशन मत लो, अगले क्लास में परासरण पढ़ेगा तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, नहीं भी अगर समझ में आया तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, हम जब आएंगे तो वहाँ पर समझाएंगे, ठीक है। तो अभी आज हम लोग ज़्यादा आज भी नहीं पढ़े, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। देखो आपसे क्लास थोड़ा थोड़ा कम ही होते जाएगा, क्योंकि समय मिल नहीं पा रहा है, जल्दी जल्दी में हमें सब चीज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। फिर भी अब दिन कम ही बचा हुआ है, कुछ ही दिन तो बचा है, 7-8 दिन 9 दिन का और बात है, फिर आ ही जाएंगे हम।
तो मिलते हैं अब कल के क्लास में, यानी 2 तारीख को। ठीक है, चलो फिर इसको करते हैं बंद। ठीक है।